हाँ, बैरागी जी, आरंभ किया जाए फिर। बिल्कुल सर। तो थोड़ा सा आरंभ का आप करें कि क्या हमारा उद्देश्य है। उद्देश्य तो सर यही है। आने वाली दो परीक्षाएं हैं। एक तो अगस्त में है और उसके बाद में अक्टूबर में है जीएचटी के लिए। अच्छा। तो सभी लोग एक बार अपना माइक ऑफ रखेंगे और कैमरा भी साथ में। हाँ, ये ज़रा सबको बता दीजिएगा कि हमको क्या क्या सावधानियां रखनी हैं अपनी मीटिंग के दौरान, ताकि हम हाँ जी। अपने कार्य को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकें। ये जिन किसी के भी कैमरा ऑन है वो ऑफ कर लेना एक बार। हाँ। और किसी को बीच में कुछ क्वेश्चन कोई क्वेरी हो तो केवल हैंड रेज करना है उनको। जो भी उनके डाउट्स होंगे नारायण जी सेशन का के कैमरा बाद चालू में है सर। पूछ सकते हो। ये नारायण जी का कैमरा चालू है सर। हाँ, ये नारायण जी का कैमरा ऑन है, आप एक बार ऑफ कर लो। तो जैसा आप लोगों को पता ही है, लास्ट ईयर 2022 का जो जीएचटी था, उस टाइम पे सर ने भी बहुत प्रयास किया था मार्गदर्शन करने के लिए। और काफी सारे कैंडिडेट्स जुड़े हुए थे, तो बहुत सारे लोगों की हेल्प हुई थी। लेकिन कुछ लोग जो है वो साथ मिलकर नहीं चल पाते हैं, जिससे इम्बैलेंस हो जाता है। और उसका नतीजा आपने देखा भी होगा, एंड में ग्रुप ही डिलीट करने पड़े थे। तो इस बार मतलब आप लोगों ने, आपकी जो एज है मोस्टली 99% अबाउट 22 है। तो अगर इस एज पे भी आप लोग इतना कुछ करते हो कि मतलब छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना, जैसे ग्रुप में हमारे रूल्स है कि आपको ये सब नहीं करना है। खास करके टाइपिंग के लिए एक तो आपस में बातचीत नहीं करनी है, फालतू की बातचीत करते रहते हो। दूसरा ये है कि इंग्लिश को इंग्लिश में ही लिखो और हिंदी को देवनागरी में लिखो। वो छोटी सी बात आप लोगों की पता नहीं समझ में आती है क्यों नहीं आती। अगर आती है तो जान क्यों करते हो। अब उसके दो ही परिणाम हो सकते हैं। अब बार बार तो ये होगा नहीं। मान लो कुछ लोग नहीं मान रहे हैं, फिर दोबारा से ग्रुप ग्रुप डिलीट करना, तो उसमें हमारा भी टाइम वेस्ट, मजाक बन के रह जाएगा। तो छोटी छोटी चीजें हैं, थोड़ा कोऑपरेट करना सीख लो। अगर किसी को इंटरेस्ट नहीं है तो आप जा सकते हो, किसी पे कोई दबाव नहीं है, ना कोई रिक्वेस्ट है कि आप हमारे ग्रुप में रहो। अगर आपको ठीक लगता है तो ठीक रहो ग्रुप में, नहीं लगता तो आप छोड़ के जा सकते हो। तो इन बातों को ध्यान में रखो। और कोई भी ग्रुप, हमारा ही ग्रुप नहीं है, कोई भी ग्रुप है, एक बार आप उसको जब ज्वाइन करते हो, जैसे कि कोई भी रिक्रूटमेंट आती है, तो आप लोग वीडियो देखते हो, कमेंट करते हो, इसमें ये क्या है, एज लिमिट क्या है, ये क्या है, सिलेबस क्या है, कब एग्जाम होगा। उसके नोटिस में सारी चीजें लिखी होती है। कोई भी यूट्यूबर है, चाहे मैं हूँ या कोई और है, कोई टीचर है, मेंटर है, वो आपको अपने उससे नहीं बताता कि उसको अंदर की बातें पता है डिपार्टमेंट में। वो भी नोटिस पढ़ के ही बताता है। हम भी जो कुछ करते हैं नोटिस पढ़ के ही करते हैं। तो एक बार वो पढ़ लेना जरूरी है। तो सेम जो रूल है वो लागू होता है आपके ग्रुप पे। कोई भी ग्रुप ज्वाइन करते हो उसका डिस्क्रिप्शन, व्हाट्सएप ने जो भी ये प्लेटफॉर्म होते हैं, उन्होंने डिस्क्रिप्शन इसीलिए बनाया कि भाई जो ग्रुप है उसको उद्देश्य उसमें लिखा होता है। और हमने सारी बातें, जो हमारी डिमांड है, जो भी हमारी टर्म्स कंडीशंस है, वो वहाँ पे लिखी हुई है। तो एक बार वो पढ़ लो ध्यान से, उसके बाद में बातचीत करो। नमस्कार सर। अब बाद में फिर कोई कैसे मैसेज टाइप करता है, कोई कैसे मैसेज टाइप करता है, फिर उसको पूरा चिट्ठा दोबारा से समझाओ। फिर नए मेंबर आएंगे, फिर उनको भी यही बात समझाओ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो छोटी छोटी बातें हैं, इनको थोड़ा ध्यान में रखो। और आज का जो सेशन होगा वो सर करा रहे हैं। और इसमें ज्यादातर फोकस किया जाएगा कि जो ईपीएफओ का एग्जाम है, ईएसआईसी का, दोनों का यूपीएससी कंडक्ट करवा रहा है, जिसको उसका थोड़ा सिलेबस जो है वो हिंदी की तरफ रुझान ज्यादा है। उसमें इंग्लिश इंग्लिश इतनी क्या उसमें आ ही नहीं रही है। इंग्लिश तो बस ट्रांसलेशन में ही मिलेगी आपको देखने को। तो एक बार ये सेशन ध्यान से सुन लेना, उसके बाद में आपके जो डाउट्स हैं
आपको बीच में कुछ पूछना है तो नोट कर लो, लिख लो, या फिर इसमें ये इन कॉल मैसेज होता है, इसमें आप सेंड कर सकते हो और हैंड रेज कर सकते हो। बाकी जो भी आपको स्लाइड दिखाई जाएंगी सर, जो भी आपको बताएंगे वो आप एक बार ध्यान से सुन लेना। उसके बाद में अपना जो भी कुछ करना है कर लो। और सभी लोग एक बार अपने माइक और कैमरा ऑफ रखेंगे। अमृत जी आपका भी कैमरा ऑन है तो ये ऑफ रखो आप। ठीक है सर, शुरुआत कीजिए। तो सभी को नमस्कार। और बैरागी जी ने आप सबको नियम कायदे बता दिए हैं। आवाज़ आ रही है मेरी बैरागी जी ठीक से? हाँ बिल्कुल सही आ रही है सर। तो यहाँ आज हम एक थोड़ा सा इंट्रो लेंगे कि जो अनुवाद के लिए हम तैयारी करते हैं, तो आप सभी साथियों से मेरी ये गुजारिश है कि एक तो पहली चीज़ ये कि आपका ये जो क्षेत्र है करियर के हिसाब से बहुत छोटा क्षेत्र है। छोटा इन द सेंस कि एस्पेरेंट्स बहुत हैं और जो रिक्तियां हैं, जो वैकेंसीज हैं, वो गिनी चुनी हैं। इसके लिए आपको दोहरी तिहरी तैयारी करनी पड़ती है। एक तो 2 भाषाओं पर आपको ध्यान देना ही देना है। 2 भाषाओं के जो आपका ग्रामर है, जो 2 भाषाओं का व्याकरण है, उस पर भी ध्यान देना है। और साथ ही साथ एक तीसरी चीज़ भी ध्यान रखनी होती है कि हमारी भाषा कैसी हो। तो आज जो हम मुख्य रूप से अपना ध्यान देंगे अनुवाद वाली जो हमारी समस्याएं रहती हैं, कि अनुवाद की समस्याएं हम कैसे टैकल करें। आज कोई बहुत हम इसमें आपको एक बहुत ही रूडिमेंट्री चीज़ें जो हैं, बहुत ही आधारभूत चीज़ें जो हैं, वो बताने का प्रयास रहेगा। तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। और ये 8 बजे हैं अभी, और 8:07। तो हम 30-35 मिनट के करीब का ये अपना रखेंगे सैद्धांतिक पक्ष को। उसके बाद आपके जो प्रश्न होंगे 15-20 मिनट वो प्रश्न लिए जाएंगे, और फिर हम अगले जो आपके सत्र के लिए जो आपको ज़रूरी है उस हिसाब से बताइएगा, उसकी तैयारी कराएंगे। और ESI वाला जो है वो बैरागी जी ने मुझे सिलेबस भेजा था, तो ESI वाला तो पूरी तरह से आपको क्या कार्य करने होंगे वहाँ कार्यालय में पहुँच के, उस पर केंद्रित है। तो ज़रूरी है कि आपको उन चीज़ों की भी जानकारी हो। अगली कक्षा में हम एक एक करके टॉपिक को हम लेते जाएंगे। तो जो लोग ESI के लिए तैयारी कर रहे हैं वो अपना एक अलग बता दें कि हम लोग ये हैं, उस हिसाब से उनके लिए अलग रख लिया जाएगा, क्योंकि वो एक विशेषज्ञ वाली चीज़ है। और जो खाली जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए या सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर्स के लिए कर रहे हैं, उनका वो शामिल चाहें तो हो सकते हैं, क्योंकि ज्ञान किसी भी तरफ से आए आपको लेते रहना चाहिए। इसमें कोई किसी किस्म की कोताही नहीं करनी चाहिए। एक बात जो अभी इन्होंने कही है, बैरागी जी ने, आप सबने ध्यान दिया होगा कि जिस भाषा का हम प्रयोग कर रहे हैं उस भाषा की जो लिपि है उसे ना छोड़ें। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुख्य चीज़ ये है कि हम जिस चीज़ का अभ्यास करते हैं, जैसा अभ्यास करना शुरू कर देते हैं, हमारी वैसी ही आदत पड़ जाती है। यदि हम देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हुए लिखेंगे तो हमारी देवनागरी लिपि में होने वाली अशुद्धियाँ दूर होंगी। और यदि हम अंग्रेजी लिखते समय रोमन लिपि का या लैटिन वर्णमाला का प्रयोग करते हैं तो हमारी अंग्रेजी की अशुद्धियाँ दूर होंगी। ये देखिए, आप अशुद्ध का उच्चारण कर लेना, अशुद्ध का अभ्यास कर लेना आपको आगे चलकर भी अशुद्धि की तरफ ही ले जाता है। तो वहाँ आप उस पर ध्यान रखिएगा कि इन चीज़ों को हम देखिए, होता कुछ नहीं है। यदि आप अपने मित्रों के साथ भी बोलचाल में अपनी भाषा को, अपने उच्चारण को शुद्ध रखते हैं, सही रखते हैं, तो वह आपके कार्य में भी परिलक्षित अवश्य होगा। ये बात आप मान के चलिएगा। तो मैं कुछ अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग
इनको ध्यान से अपन देखते जाइएगा और जो मन में आपके प्रश्न आए उनको आप नोट करते जाइएगा, चैट बॉक्स में डालते जाइएगा। कोशिश करेंगे कि हम चैट बॉक्स में सभी के सवालों का जवाब देने की हमारी चेष्टा रहेगी, हमारा प्रयास रहेगा। फिर भी यदि किसी का जवाब नहीं मिल पाए तो उसके लिए फिर कोई और भी हम तरीका निकाल लेंगे कि किस प्रकार से हम अपना उनको भी निराश नहीं होने दें, ये हमारा प्रयास रहेगा। तो सर एक बात और रिमाइंड कराना चाहूंगा, अगर हो सके तो ये सेशन रिकॉर्ड कर लेना सर। अच्छा ठीक है। हाँ जी, कुछ तो लोग आ नहीं पाएंगे तो बाद में देख सकते हाँ हैं। हाँ बिल्कुल, वो तो हमारा प्रयास बिल्कुल यही है कि जो बाद में भी देखना चाहें वो बाद में देखें, और जी बड़ी सर। अच्छी बात रहती है। और आपका ये प्रयास अवश्य सफल हो, ऐसा मेरा भी यही उद्देश्य है कि आप जिस गुरु कार्य को लेकर, जिस बड़े कार्य को लेकर चल रहे हैं, वह सभी के लिए उपयोगी सिद्ध हो। बिल्कुल सर। आपको स्क्रीन शेयर किया है मैंने, तो आप सबको दिखाई दे रहा होगा। हेलो। यस सर, दिखाई दे रहा है। हाँ, दिखाई दे रहा। कोई भी एक जो है इस बात का थोड़ा सा वो कर लें कि हमें जो स्क्रीन सही दिखाई दे रही है या नहीं। देखिए, अनुवाद आपने बहुत इसके बारे में सुना होगा, बहुत सिद्धांत पढ़े होंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने यदि अनुवाद से संबंधित कोई डिप्लोमा या प्रमाण पत्र कार्य अध्ययन किया है तो सर्टिफिकेट कोर्स का या डिप्लोमा कोर्स का आपको काफ़ी आपने देखा होगा कि हमें किस प्रकार से तमाम तरह के सिद्धांत जो है, परिभाषाएं जो हैं, आपको विचलित कर देती हैं। कुछ इस तरह से सिद्धांत क्या हो सकते हैं। भाषा के लिए सिद्धांत जो हैं वो क्या हैं? आपने कभी गौर किया भाषा के क्या सिद्धांत हो सकते हैं? ग्रामर, व्याकरण, बोलचाल, लोक प्रचलन। यहाँ एक चीज़ याद ध्यान रखिएगा कि इंसान के लिए बोलना ठीक वैसे ही होता है जैसे चलना। बच्चा गिरते पड़ते चलना सीख लेता है, इधर सहारा उधर सहारा सीख लेता है, तुतलाते इधर उधर झटकते पटकते बोलना सीख लेता है। लेकिन जब बात आती है लिखने की, पढ़ने की, तो ठीक वैसे ही है कि जैसे आप अपने चलने को एक एक्सटेंशन दे रहे हैं, कभी साइकिल की, कभी मोटरसाइकिल की, कभी कार की, या तैरने की जो विद्या आप सीखते हैं, वो सब आपके एक्सटेंशंस शुरू हो जाते हैं। भाषा का लिखित और वाचित जो पढ़ने वाला जो रूप है वो थोड़ा सा कठिनाई भरा होता है। वहाँ फिर आपका दिमाग जो है चलना शुरू होता है कि हम क्या करें। और जब बात आती है दो भाषाओं की तो आपके पास आ जाता है कि अनुवाद। आपने सबने काफ़ी इस बारे में सुना होगा, वेद, उपनिषद, व्याकरण, निरुक्त, इनमें सब में अनुवाद शब्द का प्रयोग हुआ है। और अनुवाद शब्द जो है भारतीय भाषाओं के लिए कोई नया शब्द नहीं है, ये काफ़ी पुराना शब्द है। चूँकि वेदों में इसका उल्लेख है, पर अर्थ जरूर बदल गया है। जहाँ इसका अर्थ पहले होता था बाद में कहना या किसी का अनुसरण करना, वहीं अब यह शब्द अंग्रेजी के ट्रांसलेशन का पर्याय माना जाने लगा है और पर्याय बन गया है। भाषा विज्ञान में जाइए या भाषिक इकाइयों में देखिए आप, तो आपको ट्रांसलेशन और अनुवाद का ही प्रयोग मिलेगा। जिस प्रकार से संस्कृत अनुवाद शब्द के कई अर्थ हैं, आपने पढ़े होंगे।
उसी प्रकार से ट्रांसलेशन शब्द के भी कई अर्थ हैं। यह पार ले जाना भी है, यह अनुवाद करना भी है, और यह एक स्थिति से दूसरी स्थिति में परिवर्तित होना भी है। जैसे डीएनए ट्रांसलेशन, आरएनए ट्रांसलेशंस, ये आपने कोविड के दौरान काफ़ी सुने होंगे इस शब्द को। तो शब्दों को हमने अपने कार्यक्षेत्र के अनुसार अर्थों में सीमित किया है, करते भी हैं, और यहीं से आपकी अनुवाद की प्रक्रिया और अनुवाद की शिक्षण आरंभ हो जाता है। इसका हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं, और अब इसका सर्वमान्य जो अर्थ है इस वक्त वो ये है कि किसी भी स्रोत भाषा में, सोर्स लैंग्वेज में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में, टारगेट लैंग्वेज में व्यक्त करना अनुवाद है। ये मोटे तौर पर आप इसकी परिभाषा यही मान लीजिए। यदि आपको कोई अनुवाद के ऊपर सैद्धांतिक विवेचना नहीं करनी है तो इतना आपके लिए काफ़ी है कि आप उसको मोटे तौर पर जान लें कि एक भाषा में कहे हुए विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करना। अच्छा, स्क्रीन आप लोग, कुछ लोग मोबाइल की प्रयोग में ले रहे होंगे, तो क्या उस पर ये विजिबिलिटी इसकी सही है या थोड़ा मैं इसको बढ़ाऊं? जो मोबाइल पे देख रहे हैं सही है सर, सही है सर, विजिबिलिटी है। अब जैसा कि अभी हम कह ही चुके हैं, किसी स्रोत भाषा में, लक्ष्य भाषा में व्यक्त करना अनुवाद है। तो प्रत्येक भाषा की अपनी ध्वन्यात्मक, शाब्दिक रूपात्मकताएं होती हैं। यहाँ आर्थिक का मतलब इकोनॉमिक मत समझिएगा, यहाँ आर्थिक का मतलब है अर्थ से संबंधित विशेषताएं। जो शब्दों के अर्थ होते हैं उन्हें आर्थिक का, जानबूझ के मैंने ये शब्द प्रयोग किया है कि आर्थिक का एक अर्थ यह भी होता है जो फाइनेंशियल या इकोनॉमिक से हटकर है। मुहावरे विषयक विशेषताएं हर भाषा की होती हैं। एक भाषा के मुहावरे दूसरी भाषा में वही अर्थ नहीं देंगे जो आपकी भाषा में दे रहे हैं। आपकी भाषा में जो अर्थ दे रहे हैं वो दूसरे भाषा में अनुवाद करके, हो सकता है आपने समान बहुत मेहनत करके दूसरा मुहावरा ले भी लिया हो, तो भी उस अर्थ की अभिव्यंजना नहीं हो पाएगी जो स्रोत भाषा में वही मुहावरा या वही शब्द या वही वाक्य अभिव्यंजित कर रहा है। तो अनुवाद में कुल मिलाकर हमारा जो प्रयास रहता है कि वह लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्ति को यथारूप लाया जाए, लेकिन यह अभिव्यक्ति कभी कभी संकुचित हो जाती है तो कभी कभी विस्तृत भी हो जाती है। कई बार भावबोध में भी भिन्नता आ जाती है। क्यों? क्योंकि संस्कृति भी जुड़ी हुई होती है शब्दों के साथ में। ये भी एक बहुत बड़ी हमारे सामने जटिलता रहती है, समस्या रहती है कि स्रोत भाषा में जो अभिव्यक्ति है और लक्ष्य भाषा में जो अभिव्यक्ति है वो एक समान नहीं होती हैं, निकटतम होती हैं। और कई बार तो बड़ा अजीब सा भी ये बन जाता है। मुझे एक वाकया याद आ रहा है, काफ़ी पहले जब अंग्रेज लोगों के हाथ में होती थी नैनी जेल, प्रयागराज के पास में जो नैनी जेल है, तो वहाँ नए नए अंग्रेज आए थे। तो हमारे एक मित्र हैं, उनके नाना जी उस जेल में डॉक्टर हुआ करते थे। तो जो जेलर आए उनको ये सिखा नहीं पा रहे थे लोग कि दरवाज़ा बंद करो कैसे कहा जाए। तो जो इनके हमारे मित्र हैं, उनके नाना जी ने कहा, उनको सिखाया क्या, देयर वाज ए बैंकर। अब जो अंग्रेज महाशय थे तेजी से बोलते थे देयर वाज ए बैंकर, और दरबान समझ जाता था कि ये कह रहे हैं दरवाज़ा बंद कर। तो देखिए किस प्रकार से एक निकटतम ध्वनि को दूसरी भाषा की निकटतम ध्वनि के साथ कर अर्थ का प्रेषण किया गया। यहाँ अनुवाद करना मुश्किल हो रहा था, उनको बताना मुश्किल हो रहा था, इसे समझाना मुश्किल हो रहा था। अब वो अनपढ़
जो उस समय का चौथी पांचवी छठी पे पास दरबान उनकी अंग्रेजी को नहीं समझ पाता। तो देखिए किस तरह से। और दूसरा, अब दरवाज़ा बंद कर तो सिखा दिया, दरवाज़ा खोल दो, इसके लिए क्या वाक्य उन्होंने चुना होगा अंग्रेजी का, आप हैरान रह जाएंगे। देयर वाज ए कोल्ड डे, देयर वाज ए कोल्ड डे। अब दरवाज़ा खोल दे भी काम हो गया। तो देखिए किस प्रकार से ध्वनियों के नैकट्य को स्थापित करते हुए काम को चलाया गया। अनुवाद नहीं हुआ, लेकिन अनुवाद हुआ। तो अनुवादक से अब क्या अपेक्षाएं होती हैं, ये आप सभी देख सकते हैं। ये फॉन्ट थोड़ा सा छोटा आ गया है, तो क्या आपको विजिबल है? हाँ सर। हाँ, तो दो भाषाओं में एसएल और टीएल के व्याकरण पर अच्छा अधिकार होना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि बस काम चलाऊ व्याकरण 2-4 दिन पढ़ लिया जाए, उससे हमारा काम चल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। यदि आपको ईमानदारी से अच्छा अनुवादक बनना है तो आपको दोनों भाषाओं का व्याकरण आना चाहिए और अच्छा आना चाहिए, काम चलाऊ नहीं। आधारभूत जानकारी से काम नहीं चलने वाला आपका, कि बस हाँ जी हमने व्याकरण की किताब देखी थी और उसको एक बार पढ़ लिया था और थोड़ा बहुत जो हृदयंगम कर सके वो कर लिया था। ना ना ना, ऐसा सोचकर अनुवाद के क्षेत्र में आना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर व्याकरण के साथ साथ शब्द ज्ञान और सांस्कृतिक समझ भी महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक समझ इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि उन्हीं शब्दों का, उन्हीं वाक्यों का जो मूल है, मूल में जो चीज़ समझ रहा है, वह अनुवादक स्रोत भाषा भाषी को भी समझा सके। यह थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन जो आपका कार्यक्षेत्र रहेगा वह सरकारी कामकाज का रहेगा, सरकारी कार्यालयों का रहेगा, तो वहाँ अभिधा शक्ति में ही ज़्यादातर काम होता है। शब्दों पर जोर दिया जाता है, कुछ भी छोड़ने की और कुछ भी जोड़ने की कोई इजाज़त वहाँ पर किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं होती है। वहाँ हम ये नहीं सोच सकते कि 4 शब्द, हाँ कोई द्वैत है, जैसे दोहरे शब्दों का भी एक ही अर्थ निकल रहा है, कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज है या टर्म है, उसका कोई अर्थ बन रहा है, वो चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि हम पूरा 3-4 शब्द के बदले एक ही शब्द लिख के भावानुवाद करके चला लें। नहीं, समझाने के लिए अच्छी बात है, न्यूज़पेपर में जाने के लिए अच्छी बात है, क्योंकि न्यूज़पेपर की अपनी सीमाएं होती हैं। पर हमें आपको जो हमारा आपका काम रहेगा वह काम कार्यालय में रहेगा, सदा सर्वदा रहेगा, तब तक नष्ट नहीं होगा जब तक कि वो कार्यालय नहीं बंद हो जाता, और तब भी नहीं नष्ट होगा, वो जाके कहीं ना कहीं आर्काइव कर दिया जाएगा। तो ये हुई एक चीज़। दूसरी चीज़ हुई विशिष्ट शब्दावली का ज्ञान आपको करते रहना होगा। उसके लिए जो एक विधियां हैं वो हम आगे बता देंगे, किस प्रकार से आप इंटरनेट पर रिपोर्ट्स अलग अलग कार्यालयों की, अलग अलग विषयों की, अलग अलग मंत्रालयों की रिपोर्ट्स अंग्रेजी हिंदी दोनों भाषाओं में पड़ी हुई हैं। एक समय था कि जाके लाना पड़ता था और मिल जाए तो गनीमत होती थी, कोई देना ही नहीं चाहता था कि ऐसे कैसे दे देंगे हम। आज सब पब्लिक डोमेन में है, आपको वह सारी जानकारी आसानी से मिल सकती है। उसको आप अपने हस्तगत करें, नेट पर जाएं, थोड़ा समय लगाएं और उन रिपोर्टों को थोड़ा पढ़ें। इससे क्या होगा, आपको वहाँ जो प्रचलित शब्दावली है उसका आभास हो जाएगा और आप उसको आसानी से समझ सकेंगे। प्रूफ रीडिंग की दक्षता हो तो सोने पे सुहागा। प्रूफ रीडिंग तभी आएगी जब आप भाषा और लिपि दोनों में सामंजस्य स्थापित करके चलेंगे। इससे एक तो आप गलत लिखने से बचेंगे, दूसरे आपको वे शब्द परिचित हो जाएंगे, आप उनको देखकर उनकी वर्तनी को सुधार कर, अगर अपनी सुधार रहे हैं तो दूसरे की भी सुधारेंगे। और आपस में आप ये लोग कर भी सकते हैं कि भाई
कोई भी संदेश लिखा है उसमें एक दूसरे की वर्तनी के सुधार अवश्य कीजिए, भाषागत सुधार अवश्य कीजिए, युद्ध मत कीजिए, लड़िए नहीं। अगर लड़ेंगे आप तो कुछ नहीं मिलेगा कि अरे तुमने हमारी बात में कैसे गलती निकाल दी, हमने तो ना, कुछ नहीं, ठीक है निकालने दीजिए ना गलती। जब गलती निकाल रहे हैं तो अपनी गलती सुधार लीजिए, और कोई ऐसी बड़ी भारी वो चीज़ है नहीं कि उससे आपका कोई बड़ा नुकसान हो रहा है, आपको फ़ायदा हो रहा है कि किसी ने आपको आपकी गलती बताई है भाषा संबंधी। बाकी चीज़ों के लिए मत जाइए, भाषा संबंधी, वाक्य रचना संबंधी, इन सब चीज़ों को आप एक दूसरे से अवश्य शेयर करते रहें। इस पर हम चर्चा कर ही चुके हैं कि विमर्श अवश्य करें, वितंडा नहीं करें, तर्क कुतर्क नहीं करें, जबरदस्ती मेरी ही बात सही है वो भी नहीं। भाषा है, हो सकता है कोई शब्द आपने ना पढ़ा हो, आपके साथी ने पढ़ा हो, वो वहाँ से रेफरेंस दे के बता रहा हो, आप उसी रेफरेंस को आप नहीं मान रहे हैं, नहीं हमने जो पढ़ा था वो ये था ना, एक बार चेक कर लीजिए। कई बार जल्दबाजी में हम शब्दों कुछ का कुछ पढ़ जाते हैं, वो भी आपको मैं आगे बताऊंगा कि किस प्रकार से ये होता है। तो इन सब चीज़ों से आप थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करते रहें, सुनने और पढ़ने की कुशलता को तराशते रहें, साहित्य पढ़ते रहें। साहित्य का मतलब वो नहीं कि आप जो है कविता कहानी ये सब भी पढ़िए, वो भी पढ़िए, वो भी आपको शब्दों का जो है अच्छा संग्रह देती हैं, आपकी वोकैबुलरी को बढ़ाती हैं, आपका शब्द भंडार बढ़ाती हैं। और ये चीज़ याद रखिएगा कि अनुवाद एक कला है, इसका अर्जन करने के लिए धैर्य, सामंजस्य और भाषा के प्रति ललक अवश्य होनी चाहिए। यदि ये चीज़ें हैं तो आप अच्छे अनुवादक बनेंगे। ये उत्तम अनुवादक होने का आशय सुदृढ़ भाषाई कौशल होना मात्र ही नहीं है कि बस भाषा बहुत अच्छी है, नहीं, इसके साथ परिशुद्धता, दक्षता और व्यावसायिक कौशल भी चाहिए। व्यवसायगत कौशल से तात्पर्य है जो आप एक प्रोफेशनलिटी लाइए, आप जो काम करें उसको ऐसा करें कि सामने वाले को देखने में सुंदर लगे। क्योंकि देखिए, हमारे किसी भी काम का जो विन्यास होता है, जो उसका लिखित रूप होता है, सबसे पहले लिखित रूप का जो फॉर्मेटिंग है वही सामने पड़ती है, फॉन्ट है वो सामने पड़ते हैं। यदि ये आरंभिक चीज़ सुंदर होगी तो बाकी पढ़ने का भी मन करेगा। और इसी प्रकार से ये भी मान देख के चलिएगा, हरदम सीखते रहने की, पढ़ते रहने की आदत अवश्य डालिए। आप लोग अवश्य पढ़ते होंगे, नहीं पढ़ते तो थोड़ा और ज़्यादा पढ़ने लगिए। और मोबाइल के बजाय अगर आप पुस्तक ले सकें, कहीं से भी मिल जाए, तो पुस्तकों को पढ़ने की आदत ज़रूर डालिए। पुस्तक पढ़ने में और मोबाइल पढ़ने में बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। आप खुद ही देखेंगे कि पुस्तक जहां आप एक सिटिंग में 20 और 50 और 60 पेज भी पढ़ जाएंगे, मोबाइल पे आप इतने नहीं पढ़ पाएंगे। तो भाषा में निरंतर विकास होता रहता है, शब्दों के साथ नए अर्थ जुड़ते रहते हैं, शब्दों के अर्थ भी बदलते रहते हैं, सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुसार शब्दों के साथ अर्थ जुड़ जाते हैं। और यदि आप उन पर नज़र रखेंगे, उनसे अपने आप को परिचित करते रहेंगे, तो आपको अनुवाद अच्छा करने में सहायता मिलेगी। व्याकरण में वाक्यांशों में विराम चिन्हों पर, इन सब पर भी अवश्य ध्यान दीजिए। ये हम चर्चा पहले कर ही चुके हैं, जो 5वें में कहा हुआ है, और इसमें आपको कोई किसी किस्म की मेरे ख्याल से दिक्कत भी नहीं आएगी। गुणवत्ता में गिरावट मत लाइए। जल्दबाजी में अपने शब्दों को आधा अधूरा लिख देना या बहुत ज़्यादा तेज़ी से लिख देना, जितना साफ़ सुथरा लिख सकते हैं उतना साफ़ सुथरा लिखिए। और समय बहुत ज़रूरी होता है, जो कि आपने देखा होगा, परीक्षा में आपको ना तो शोध करने का समय मिलता है और ना ही मौका दिया जाता है, और ना ही किसी किस्म की कोई सुविधा दी जाती है कि
कि आपको इंटरनेट और इसकी उसकी सहायता ले सकते हैं। लेकिन जब आपको मौका रहे, वो मौका तैयारी के दौरान होता है, उस समय आप अधिक से अधिक इन चीज़ों पर ध्यान दें और तभी आपका प्रयास सफल होने की तरफ को बढ़ता है। और ये बात मान लीजिएगा कि अनुवाद ऐसी विधा है जिसमें कोई भी ये नहीं कह सकता कि उसका कार्य सर्वोत्कृष्ट है। यदि कोई भी आपकी त्रुटियों पर आपका ध्यान दिलाए तो गहराई से सोचिए, समझिए और तब उसको रेस्पॉन्स कीजिए, रिएक्ट मत कीजिए। रेस्पॉन्स करेंगे तो आप 4 चीज़ें सीखेंगे। और ये अनुवाद के लिए तो हमेशा है ये, क्योंकि कब कहाँ क्या कैसी गलती हो जाए आप कुछ कह नहीं सकते। अब प्रक्रिया की तरफ आ जाते हैं। ये पूरी तरह से मानसिक प्रक्रिया है अनुवाद करना। आप यूँ समझ लीजिए कि जैसे हम श्रोत भाषा के शब्दों, वाक्यों, मुहावरों में निहित अर्थों, भावों आदि के लिए लक्ष्य भाषा में निकटतम अभिव्यक्ति के लिए लक्ष्य भाषा के समानार्थी शब्दों, वाक्यों, मुहावरों की सहायता से सटीक अभिव्यक्ति का एक प्रयास है। ये पूरी प्रक्रिया की आप ये समझ लीजिएगा अनुवाद की प्रक्रिया है। और क्या है ये, इसको पूरी तरह से कोई भी नहीं बता सकता। ये इतनी मतलब आपके दिमाग में इतनी तेजी से चलती रहती है ये, जब भी जैसे ही कोई आप शब्द या वाक्य पढ़ते हैं तो आप मन ही मन उसका अनुवाद भी कर डालते होते हैं। अपने समझ के अनुसार उस शब्द का, भले ही वह हिंदी का ही बोला गया हो या अंग्रेजी का बोला गया हो, शब्द कोई भी हो, आप तुरंत मन ही मन उसका अनुवाद अपने समझने के लिए अवश्य कर डालते हैं। मूल सृजन तो नहीं कही जाती है, लेकिन सृजन से कम भी नहीं होती है। इसमें आपको अनुवाद करने में, चाहे वो लिख रहे हों, आपको उतना ही दिमाग लगाना पड़ता है, उतना ही प्रयास करना पड़ता है शब्दों को तलाशने के लिए। शब्दों, आप एक ही भाषा में लिख रहे हैं तब भी आप अलग अलग शब्दों को तलाशते हैं कि नहीं ये शब्द नहीं, वो अच्छा रहेगा, वो नहीं, वो अच्छा रहेगा। अनुवाद में भी यही होता है कि इन सभी शब्दों का जो समानक हम अपनी भाषा में लाने जा रहे हैं वह कितना सटीक और सही है। प्रयोजन आप सभी को ज्ञात ही है। मूल प्रयोजन है स्रोत भाषा की सामग्री के भावों और विचारों को यथासंभव मूल रूप में लक्ष्य भाषा में लाना, अर्थात जो कुछ मूल को पढ़ने से अर्थबोध हो वही लगभग उसके निकट जो आपने अनुवाद किया है उससे भी उसको बोध होना चाहिए। यथासंभव निकटतम अभिव्यक्ति, सहज अभिव्यक्ति, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और आदर्श कह सकते हैं, शब्दानुवाद और भावानुवाद दोनों को यथावसर अपनाते हुए आपको अनुवाद करना होता है, क्योंकि हमारा जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उसमें कार्यालयों के लिए है। तो कार्यालयों में आपको यही विधि अपनानी होगी। यही विधि आप उनका जो प्रश्न पत्र है उसको भी हल करने में आपको इसी विधि को आगे ले बढ़ाते रहना है। व्याख्यात्मक अनुवाद भी कहीं कहीं करना पड़ता है, बहुत कम करना पड़ता है, अधिक नहीं होता। व्याख्यात्मक तभी होता है जब आपका जो पढ़ने वाला है उसका भाषाई स्तर 8वीं 9वीं 10वीं क्लास का हो और वो व्याख्यात्मक अनुवाद अखबार वाले करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा उनकी भाषा अलग होती है, चाहे वो मीडिया में कर रहे हों या वो छपे हुए अखबार में कर रहे हैं। अब अनुवाद के सहायक उपादान, इन पे आप अवश्य ध्यान दीजिएगा। परीक्षा में इनका प्रयोग करने की अनुमति नहीं होती है, लेकिन जब इनकी अनुमति होती है, अर्थात जब आप अपना काम कर रहे हैं, तो उस समय शब्दकोश देखने की आदत जरूर डालिए। और जो मुद्रित हैं शब्दकोश वो रखिए आप अपने पास, एक आध ले लीजिए,
जहाँ इतना जो है डाटा पैक लेते रहते हैं, तो कुछ डाटा पैक बचा के 2-4-10 रुपए बचाते बचाते 100, 150, 200, 500 में एक शब्दकोश अच्छा आ जाएगा। और उसको देखने से फ़ायदा क्या होगा? आप एक शब्द ढूंढने जाएंगे तो आपको 4 पर निगाह और पड़ेगी। ऐप वाले जो शब्दकोश हैं या जो ब्राउज़र बेस्ड आधारित शब्दकोश हैं, उनमें आपको वही शब्द दिखेगा जो आपने तलाशा है, उसी के अर्थ मिलेंगे। लेकिन जब आप शब्दकोश देखेंगे तो आपको 2-4 नज़र इधर उधर भी पड़ती है, तो आपको एक्स्ट्रा शब्द भी मिल जाते हैं। शब्दकोशों के प्रकार मुख्य एकभाषी, द्विभाषी, बहुभाषी, प्रशासनिक शब्दावलियाँ, ये भी आपको खूब मिलेंगी। अब लगभग हर मंत्रालय ने, हर विभाग ने नेट पर अपनी अपनी शब्दावलियाँ डाल दी हैं, तो उनकी शब्दावलियों को अवश्य देखिए। बीमा क्षेत्र से संबंधित अनुवाद आपको करना है तो बीमा से संबंधित शब्दावलियाँ अवश्य देखिए। इरडा के वेबसाइट पर जाकर आप बीमा संबंधी शब्दावलियों को देख सकते हैं। इसी प्रकार विधि, कृषि, गणित जैसी विषयानुसार शब्दावलियों को भी अब आप आसानी से देख सकते हैं। कुछ शब्दकोशों में केवल अर्थ दिए होते हैं, कुछ में अर्थ के साथ साथ विषय के अनुसार भी उल्लेख किया गया होता है। तो ऐसे में आप देखिएगा, एक उदाहरण मैंने दिया है यहाँ पर, बैंक। अब वाणिज्य में अगर आप जाते हैं तो बैंक का मतलब बैंक ही रहेगा। रेलवे में देखते हैं तो रेलगाड़ी के पहिए का उभरा हुआ किनारा बैंक कहलाता है। विमान चालन में है तो वायुयान का दाहिने या बाएं घूमना बैंक कहलाता है। भूगोल है तो नदी का किनारा, और कोयला खदान से संबंधित है तो खान के प्रवेश का जो मुहाना होता है उसके आसपास का जो एरिया है उसको बैंक कहते हैं। तो अब देखिए, शब्द एक ही था लेकिन और भी अर्थ हैं बैंक के, केवल यही नहीं है। 4 तो मैंने केवल एक उदाहरण के अनुसार ले लिए हैं, जिनकी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कामकाज में ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसी प्रकार से अब हम कुछ अभ्यास को देख लेते हैं। देखिए, ध्यान से अगर हम देखते हैं तो पेरिनियल में बहुत छोटे छोटे इधर शब्दों का, 2 लेटर्स का अंतर आ जाने से शब्दों में किस प्रकार से अंतर आ जाता है, और शब्दों के उस अंतर से उनका जो अर्थ है वह भी बदल जाता है। पहला जो शब्द है पेरिनियल, इसका अर्थ आप लोग देख रहे हैं, हिंदी पढ़ने में आ रही है, या कुछ बड़ा किया जाए इसको? नहीं सर, ठीक है सर, ठीक है। तो ये उत्सर्गांतराल है, एनाटॉमी का है। तो आसान शब्द भी लिखा जा सकता है, लेकिन आसान शब्द केवल डॉक्टर ही मरीज को उस समय समझा सकता है कि ये क्या चीज़ है। हम आप समझने जाएंगे तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब अगर एनाटॉमी पढ़नी है तो उत्सर्गांतराल ही रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पेरिनियल और पेरिनियम शरीर के अंगों में आते हैं। फिर पेरिनियल सदाबहार। अब डेफोडिल एंड ट्यूलिप्स आर पेरिनियल, तो हमने इनको कहा सदाबहार पौधे। आप देखिए आगे थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइए, जो ये लिखा हुआ है इंडिया हैज़ 10 पेरिनियल रिवर्स। अब यहाँ पेरिनियल के लिए आप क्या शब्द लेंगे? अभ्यास भी हो जाएगा आपका, लगे हाथ, कोई प्रयास कीजिए, बिना डिक्शनरी देखे प्रयास कीजिए। किसी ने प्रयास किया था, बहुत अच्छा बोले थे। सदाबहार सर। नहीं, नदी के सेंस में इंडिया हैज 10 पेरिनियल रिवर्स। नदी तंत्र सर। हैं? नदी तंत्र, अफवाह तंत्र। सर, भारत में 10 सदाबहार नदियां प्रवाहित होती हैं। हाँ, देखिए आपने जब प्रयास कर रहे हैं। अब नदी में हमेशा क्या रहता है? पानी।
तो उसको आप सदा नीरा बोलिए ना। मैंने जानबूझ के वो शब्द यहाँ नहीं लिखा। नदी के सेंस में अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये देखिएगा। आप अगर इसको लेते हैं तो यह आपकी दिखाई दिया आपको शब्द सदा नीरा। यस सर। देखिए यही आपको थोड़ी सी निकालनी है कि हम कहाँ कौन सा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इससे ऊपर वाला देखिएगा, जो ऑफन इनिशियल कैपिटल लेटर्स, अगर इसी पेरिनियल को कैपिटल लेटर से शुरू करें, पी को कैपिटल कर दें, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा। अब ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, मैंने परिभाषा दे दी, उसकी परिभाषा के हिसाब से आप अर्थ बनाइए। एन ओल्डर पर्सन whose mindset, interest और lifestyle does not fit into any specific generational label, क्या कहते हैं ऐसे व्यक्ति को। प्रयास कीजिए। पुराने विचार सर। हाँ, पुराने विचार, बिल्कुल वह पुराने विचारों का है। दकियानूस है, उसमें सामान्यगत विचार सर। रूढ़िवादी। रूढ़िवादी, रूढ़िवादी, बिल्कुल बिल्कुल सही। इस तरह से आप शब्दों का चयन कर सकते हैं और करने का प्रयास करना चाहिए, और फिर देखिए आपका अनुवाद अपने आप ही बढ़िया होने शुरू हो जाएगा तेजी से। अब कुछ और शब्द जो आपको कार्यालय के अनुवाद में अक्सर आपके सामने आते रहेंगे। परफॉर्मेंस, कार्य निष्पादन है, इसको आपको बदलने की कोई बहुत ज़रूरत ही नहीं है। परफॉर्म का मतलब बदलता जाएगा और फिर उसी हिसाब से परफॉर्मेंस का भी मतलब बदलता जाएगा। निर्वाह भी है परफॉर्म, तो परफॉर्मेंस निर्वहन भी हो जाएगा। निष्पादन, कार्य निष्पादन कर दिया है। अभिनय, तो परफॉर्मेंस, अभिनय किया, बहुत अच्छा अभिनय किया। देखिए नाटक में परफॉर्मेंस हो रही है, पिक्चर में परफॉर्मेंस हो रही है, या कोई कला गाना, किसी प्रस्तुति में कोई परफॉर्मेंस दे रहा है, तो वहाँ अभिनय या निर्वाह या निष्पादन या प्रस्तुति, इस प्रकार से आपको शब्दों का लेना पड़ेगा। परफेक्ट के लिए परिपूर्ण, निपुण, सही, परिशुद्ध, आदर्श, श्रेष्ठ, इनमें से आपको शब्दों का चयन करना पड़ता है कि वहाँ हमारे उस समय जो मैटर है, सामग्री है, उसमें क्या अपेक्षा है। पेट्रोकेमिकल कहीं शब्द आ जाए तो पेट्रो रसायन और पेट्रोकेमिकल दोनों चलते हैं। दोनों में से जो भी लिखेंगे आप, पेट्रो रसायन लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। पेट्रोकेमिकल आपका मान लिया जाएगा कि हाँ इन्होंने प्रयास किया। पोटेंट के लिए शक्तिशाली है, समर्थ है, प्रबल है, प्रभावशाली है, युक्ति संगत है। प्रैंक के लिए हंसी ठिठोली है। प्राइमा फेसाई आता है तो प्रथम दृष्टया है। प्रोक्यूर है, प्राप्त करना, उपलब्ध करना, संपादन करना। और प्रीपोजिशन, पूर्व सर्ग। और इसी के साथ ही एक और शब्द भी है, प्रोपोजिशन। एक प्रीपोजिशन है तो दूसरा प्रोपोजिशन है। ऐसे शब्द का जरूर ध्यान रखिए कि कई बार अनुवाद में कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं जो जरा सी स्पेलिंग की भिन्नता लिए हुए होते हैं और अर्थ में बहुत ज़्यादा भिन्नता लिए होते हैं। प्रोपोजिशन, प्रतिज्ञप्ति, आधार वाक्य, निर्णय विवरण, प्रस्थापना इत्यादि। वहीं जो आपका प्रीपोजिशन है वो पूर्व सर्ग। प्रूडेंट, ये सतर्क भी है, विवेकी भी है और प्राज्य भी है। प्रोविजन, उपबंध भी है, लॉ में प्रावधान है। और सामान्य में रसद है या पाथेय है। पाथेय समझते हैं आप लोग? उपाय के सेंस में मार्ग वाला जो भोजन होता है सर, उसके संदर्भ में। बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल पाथेय वही जो रास्ते के लिए खाना वाना लेके चलते हैं, वो पाथेय होता है। अब पिटन और पैग दोनों लगभग एक ही चीज़ें हैं। पैग जो होता है PEG पैग, खूंटा लकड़ी का होता है, और पिटन जो होता है वो बड़े खूंटे या बड़े खूंटी टाइप के, वो लोहे के बने होते हैं। बस इतना सा फर्क रहता है इनमें। अब ये देखिए, प्राइज अपॉइंटमेंट पुरस्कार नियुक्ति होती है, प्राइज बॉन्ड पुरस्कार बंद होता है, प्राइज कोर्ट एकदम ही अर्थ बदल गया, युद्ध के दौरान पकड़े जाने वाले जलपोतों हेतु न्यायालय, नवलुंठन न्यायालय। ये संस्कृत है नवलुंठन, लेकिन इसका आपको विस्तार करके अर्थ देना पड़ेगा तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और प्राइज फाइट मल्ल युद्ध। ये दो चार शब्द मैंने डिक्शनरी से जो के त्यों कॉपी कर लिए हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। पोटेंसी यदि मेडिकल में है तो शक्ति, वैसे भी शक्ति। पोटेंसी डेट है तो शक्ति दिनांक, प्रयोज्यावधि प्रयोग किए जाने की अवधि। पोटेंट शक्तिशाली, मेडिकल में भी शक्तिशाली। तो आप जब डिक्शनरीज को देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ एक छोटा सा हिंट आपको दिया गया होता है कि किस क्षेत्र के लिए, किस विषय के लिए इसका क्या अर्थ हमको लेना है, क्या इसका समानार्थी शब्द हिंदी में, हमारे केस में हिंदी में लिया गया है। तो आप इन सब चीज़ों को जो ध्यान देंगे तो पाएंगे कि आपको काफ़ी चीज़ें डिक्शनरी में भी मिल जाती हैं। जैसे ये फिजिक्स में है तो ये, और पोटेंशियल सिटीजन ये सामान्य है, तो संभाव्य वाहक, संभाव्य नागरिक, इस तरह के शब्दों का उन्होंने एक ही शब्द से जो बनने वाले अलग अलग शब्द हैं उनको हम किस प्रकार से लेते हैं। अब देखिए, एक ही शब्द जब रहता है और उस पर अलग अलग प्रीपोजिशंस लग जाती हैं तो किस प्रकार से उसका अर्थ बदल जाता है। बीट ए बार्गेन, सौदा करना। बीट अबाउट, इधर उधर ढूंढना। बीट अबाउट द बुश, फेर फार की बातें करना। देखिए, मुहावरा बन गया वो। कहाँ बीट एक शब्द चल रहा था और कहाँ वो सौदा भी करवा रहा है, इधर उधर ढूंढना भी करवा रहा है, फेर फार भी करवा रहा है। और बीट ए रिट्रीट, पीछे भी हटना है। बीट ड्यूटी, परिसर कर्तव्य। बीटन डाउन, घबराया हुआ। देखिए किस प्रकार से प्रीपोजिशन या दूसरे शब्दों के सानिध्य से एक ही शब्द के अर्थ किस प्रकार से बदलते चले जाते हैं। जेरेंड यूज में जब आता है बीटन राइस, बीटन राइस पोहा खूब खाया होगा आपने, तो उसका एक बीटन के साथ में राइस मिलके एक अलग ही अर्थ दे देता है। तो ये सब चीज़ें आपको अभ्यास से आएंगी। ये तो मैं थोड़ा सा यहाँ प्रयास किया है कि आपको इस दिशा में सोचने के लिए एक आधार दूं कि किस प्रकार से आप इन चीज़ों को। अब जैसे प्रेसिडेंट शब्द है, डिक्शनरी खोलेंगे तो इसमें केवल राष्ट्रपति ही नहीं होता, प्रधान भी होता है, अध्यक्षता भी होता है, सभापति भी होता है, अध्यक्ष भी होता है, और राष्ट्रपति रिपब्लिक के सेंस में तो होता ही होता है। अब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रेसिडेंट को प्रधान मंडल पालिका के प्रधान के रूप में कहा गया है। तो यही इस प्रकार जब आप डिक्शनरी देखेंगे, जब आप विशेष कार्य क्षेत्र के शब्दावलियों को देखेंगे तो आपको कुछ और अर्थों का भी ज्ञान होना आरंभ हो जाएगा। पर इसके लिए अगेन शर्त यही है, अभ्यास। कुछ शब्द जब अलग तरीके से आए तो उनको देखते ही आपके मन में ये आ जाना चाहिए कि इसमें कुछ और अर्थ देना है। अब देखिए, बनारस और मालवा दोनों हमारे देश के प्रसिद्ध क्षेत्र हैं,
लेकिन जब दोनों शब्द एक साथ आके और ब्लेंड भी साथ आ गया तो वो अर्थ तो दे रहा है बनारस मालवा मिश्रण, लेकिन सेंस अफीम की है, क्योंकि हमारे देश में दो क्षेत्रों में अफीम का प्रोसेसिंग होता है, बनारस के इलाके में और मालवा के इलाके में। मालवा में नीमच और इस पूरे इलाके में, और बनारस में भी एक फैक्ट्री है। तो दोनों जगह की अफीम का स्वाद अलग अलग होगा शायद, इसलिए ब्लेंड कर दिया गया, शायद नहीं है। तो इस तरह के जब शब्द आए तो आपको वहाँ तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए कि इसका सामान्य से अलग हटकर कुछ अर्थ है। तो ये आज का मैं जो थोड़ा बहुत आपको एक परिचय दे पाया हूँ वो अनुवाद की दिशा में आपके लिए लाभकारी होगा। और इसके साथ ही अब यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो आप अपने प्रश्नों को, यदि आपने डाला हुआ है यहाँ पे, आदर्श जी जो आप कह रहे हैं ESIC की संदर्भ पुस्तकें, EPFO वगैरह की, ये ESI की साइट पे ही आपको काफ़ी मिल जाएंगी, और मैं तलाश कर समूह में प्रयास करूँगा कि डाल दूँ जिनको आप पढ़ सकें। मैं केवल आपको लिंक उपलब्ध करा सकूँगा, लिंक हम वहाँ पर उपलब्ध करा देंगे। ठीक रहेगा ना बैरागी जी? हेलो, 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 हाँ सर। बीच में कनेक्शन कट हो गया था। हाँ हाँ सर। तो अभी ये जो लोगों ने अपने सवाल डाले हैं यहाँ पे, मेरे यहाँ से तो सब उड़ गए हैं, आपके पास होंगे तो ज़रा देख लीजिएगा, नहीं है तो एक बार फिर से। दो ही सवाल है सर। एक तो ये है कि जो UPSC का एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं वो, तो उनका मैटर चाहिए, और दूसरा ये है कि ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस कहाँ से करें। हाँ, ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस के लिए मैंने बताया, जैसे इन जिस संस्थान के UPSC में पेपर होने वाले हैं, इन संस्थानों की बहुत सारी रिपोर्टें इनके वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आप उनको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, इससे आपको उनके शब्दों का ज्ञान हो जाएगा, उनके जो शब्दावली है उसका ज्ञान हो जाएगा, और उनकी जो अपनी वाक्य रचना है उसके बारे में आपको काफ़ी कुछ आभास हो जाएगा। और इसके अलावा बाकी जो उनकी जो राजभाषा संबंधी नीति और ये हैं,
उनके लिए हम अलग से कक्षा कर सकते हैं अगर जरूरत है। लोगों को राजभाषा नीति के बारे में जानना है, हालांकि उसके लिए भी आप सबसे है कि राजभाषा विभाग की जो साइट है वहाँ से आपको राजभाषा नीति से संबंधित सभी अधिनियम नियम मिल जाएंगे। उनको एक बार आप अवश्य लेकर पढ़ लीजिए, आपको आसानी रहेगी। हाँ, उनके आधार पर जो छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों के बारे में मैं आपको अगर कभी आप लोग मौका निकालें तो उस हिसाब से शाम को बैठ के आधा पौना घंटा उस पर चर्चा कर सकते हैं। जी बैरागी जी, और कोई? सर ग्लोसरी कहाँ से पढ़े? क्या चीज? और यूपीएससी के लिए ग्लोसरी कहाँ से पढ़े? ग्लोसरी किस विभाग की है और फाइनेंशियल भी ठीक रहेगी सर इसके लिए? किस? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। ये जो हमारे जो शब्दावली आयोग है, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, इनकी साइट पर आप जाएंगे तो लगभग प्रत्येक ग्लॉसरी हिंदी, अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। वहाँ से आप आसानी से उन पे देख सकते हैं। पर ये केवल सरकारी कामकाज की शब्दावलियाँ हैं, इनसे आपको सामान्य अनुवादों में उतनी जो है मदद नहीं मिलेगी। आवश्यक है कि आपके पास एक अच्छी डिक्शनरी, एक अच्छा शब्दकोश होना चाहिए। ये नेहा जी ने हैंड रेज किया है। हाँ बताएं। हेलो जी बोलिए। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कुछ चिकित्सा के क्षेत्र से कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें उस टाइम एग्जाम में मतलब समझ नहीं आते, हम क्या उसका ट्रांसलेशन करें, तो उनका लिप्यांतरण कर सकते हैं? बिल्कुल करना चाहिए। उनका लिप्यांतरण ही इस समय लगभग सब जगह व्याप्त है। बहुत कम ऐसे हैं जहाँ पर लिप्यांतरण नहीं करना है, बल्कि आपको उसका अनुवाद भी करना है। मान लीजिए जैसे ब्लड डोनेशन है, हाँ जी, तो रक्तदान प्रचलित शब्द है। अब इसको भी अगर आप ब्लड डोनेशन लिख देते हैं तो फिर इससे आपकी दो चीज़ें प्रकट होती हैं। पहला कि या तो ये जो है ध्यान देते नहीं हैं कि इनके आसपास किस प्रकार के शब्द चल रहे हैं, क्योंकि में भाषा भी तो चल रही होती है ना। ब्लड डोनेशन, रक्तदान जी। अब लेकिन ब्लड से ही रिलेटेड जो और शब्द हैं, एक आध बताएंगे आप जिनमें ब्लड का इस्तेमाल नहीं हुआ है? रक्त समूह, वो तो ब्लड ग्रुप है। कैसे रक्तदान से रिलेटेड? नहीं, रक्त खून से रिलेटेड अंग्रेजी के और शब्द कौन से हैं ब्लड के अलावा? ब्लड तो है ही है। रक्त, आरबीसी, अंग्रेजी का शब्द बताइए। रक्त तो है ही है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सर। कोल्ड ब्लडेड तो ठंडे वाले सोच समझ कर, वहाँ तो ब्लड का कुछ सर रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड। एक मिनट। जब हम शब्दावली का विशेष निर्माण करते हैं तब हमारे शब्द जो है बदलने शुरू हो जाते हैं। जैसे हेमा, हेमाटोलॉजी रक्त विज्ञान, हेमाटोग्राफी, हेमोरेज रक्तस्राव। अब वहाँ पर ब्लड का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो इसीलिए हमने अपने सामान्य शब्द जो हमारा खूब चलता है, खून बह रहा है, खून गिर रहा है, ये सामान्य में तो चलते हैं। लेकिन जब अनुवाद वाली बात आएगी, किसी डॉक्टर के लिए अगर हम अनुवाद कर रहे हैं तो रहेगा रक्त, और अगर हम आराम से किसी आंगनबाड़ी वाले के लिए अनुवाद कर रहे हैं तब शब्द रहेगा खून। या केवल रक्तदान
जीवन में ही हम खूनदान नहीं लिखेंगे, वहाँ रक्तदान लिखेंगे, बाकी जगह हम खून का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और अनुवादक के पास इसका कोई पैरामीटर नहीं होता है कि वो ये जान सके कि वो अनुवाद किसके लिए कर रहा है। तो जब आप परीक्षा में अनुवाद कर रहे हैं तो मान के चलिए कि आप एक विशेषज्ञ के पास आपकी नौकरी जाएगी जांचने के लिए, जहाँ वो ऐसा करेगा कि आप इसके सही समानक लें, और नहीं है तो लिप्यंतरण, ट्रांसलिटरेशन। ठीक है? जी सर। हेलो, नमस्कार सर। सर, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को एक बार डिफाइन कर दीजिए। विदेशों में इसका किस प्रकार ये कार्य करता है, थोड़ा इस चीज को। ये एक अलग चीज़ है, यहाँ इतना समय नहीं है। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति TOLIC, टॉलिक बोलते हैं जिसको। जी और जी सर। भारत सरकार के आदेशों के अनुसार लगभग पूरे देश में बहुत शायद 12 या 13 हज़ार के करीब सुनाई दी थी, छोटी जी सर। तो ये तो सर, मेरा सवाल ये था कि क्या ये विदेशों में भी कार्य करती हैं कुछ? नहीं। ओके। ये केवल अपने देश के लिए, विदेशों के लिए है वो फिर एक अलग चीज़ है। वो जो भारत सरकार का वार्षिक कार्यक्रम है उसके अनुसार विदेश स्थित कार्यालयों का 25% कार्यालयों का जो है निरीक्षण रखा गया है। तो वहाँ उस हिसाब से उनमें कुछ समितियाँ हैं बनाई गई हैं, लेकिन उनका कोई इतना बड़ा भारी महत्व है नहीं। जी सर। ओके सर। हाँ, एक दो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि विदेशों में जो समितियां है जैसे नराकास है, तो उनकी वार्षिक जो बैठक होती है वो कितनी बार होती है? तो वो एक ही बार होती है, भारत में 2 बार होती है। हाँ, ओके सर। 6 महीने में, वहाँ एक बार में। हाँ। ओके सर, थैंक यू। और वो केवल बैंकों की ही हैं, बाकी जो विदेश मंत्रालय के जो हमारे काउंसिलेट्स वगैरह हैं उनकी है, बाकी कोई उनमें दूसरे कार्यालय शामिल नहीं है। ओके सर। कोई जानकारी है। बाकी इस बारे में और भी चीज़ अगर थी तो बाद में मैंने कहा ना, ये बिल्कुल अलग ही चीज़ है, इसको हम अलग से जी सर। ओके हाँ सर। सर, वो राजभाषा का सेशन रखेंगे तब देख लेंगे। हाँ, राजभाषा सेशन में इस चीज़ को हम ले लेंगे कि कार्यान्वयन के लिए जो विभिन्न प्रकार की समितियाँ और जो है हमारी बैठकें और जो हमारे रिपोर्टें हैं उनको हम कौन कौन सी हैं उनके उस संबंध में हम इस पर जिक्र करेंगे। ठीक है बैरागी जी। ये एक और हैंड रेज कर रखा है सर, नारायण नाम से है कोई। बताएं। हाँ नारायण जी बोलिए। हाँ सर, मेरा ये सवाल है कि हम जो अनुवाद की जो परीक्षा होती है तो उस परीक्षा के हिसाब से हम तैयारी करते हैं, लेकिन जब परीक्षा पास होने के बाद जब डिपार्टमेंट में लग जाते हैं तो वहाँ पे जो अनुवाद होता है तो उस अनुवाद की अच्छी तरह से तैयारी इसके अलावा कैसी पढ़ाई मुझे किसका अभ्यास करना चाहिए सर? ऐसा नहीं, आप कहीं सर्विस में हैं या सर्विस अभी लगेगी? नहीं सर, सर्विस में नहीं अभी। हाँ, पहले देखिए, पहले परीक्षा पास कर लीजिए, उसके बाद जब आप काम करने पहुंचेंगे तो वहाँ जो आपको साहित्य मिलेगा पढ़ने का, वो आपको आसानी से उसको पढ़कर, उसको देखकर और साथियों के साथ आप धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो आ जाएगा। देखिए, अनुवाद ऐसी चीज़ है, 1-2 दिन में नहीं आएगा। 5-10 साल तो लग ही जाते हैं, और अच्छा अनुवाद आने में 10 से ज़्यादा ही वर्ष लग जाते हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो अभी चिंता मत कीजिए उसकी कि सर्विस में क्या होगा। पहले एग्ज़ाम क्लियर करने की कोशिश करें, उसके लिए तैयारी रखें। वो एक सामान्य और एक दिशा सही पकड़ के आप चलेंगे। आपका अनुवाद अच्छा करिए, अनुवाद अच्छा करने का अभ्यास करिए,
और सबसे बड़ी चीज़ ये देखिए, आप कहेंगे कि जी अपरिचित आ गया। अब दर्जी के सामने आप कोई भी कपड़ा ले आके रख दीजिए, आप कहेंगे इसकी कमीज बननी है तो आपके हिसाब की कमीज बना देगा। अपना काम वही है, सामने भाषा हाँ हाँ सर। तो उसको, उस भाषा को अगर हमें कुछ शब्दों का अर्थ नहीं भी ज्ञात है, उनको लिप्यंतरण करते हुए और जिन शब्दों का अर्थ ज्ञात है उनको, हमारा जो एग्जाम में जो चेक होता है वो ये होता है कि क्या जो मूल भाव है हमारे इस पैराग्राफ का वह छात्र को समझ में आया या नहीं। ठीक है सर। सर नेक्स्ट नमस्कार। मिस्टर अश्विन कुमार। हाँ, सर नमस्कार। सर ये वित्तीय शब्दावली में विशाखन का क्या मीनिंग है? मैंने ढूंढा लेकिन मिला नहीं। विशाखन यस सर। मतलब विशाखन की अंग्रेजी चाहिए या विशाखन की विशाखन की अंग्रेजी चाहिए सर। एक मिनट रुकिए जरा सा। बड़ा गंभीर प्रश्न ये आपने किया है। हालांकि मेरे पास जो शब्दावलियां हैं उनमें भी विशाखन का मुझे मिला नहीं है कहीं भी। इसके सेंस क्या थी वो बताइए तो मैं। सर सेंस नहीं थी। आरबीआई के पीवाई प्रीवियस ईयर में सर पूछा गया था वी तालाबे सा आकार अखा ना। सर ये मैं भी ढूंढता रह गया पूरा, लेकिन मतलब कहीं मिला ही नहीं, तो इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा था। अब ये मुश्किल तो यही है कि आरबीआई की शब्दावली जो हमने तैयार की थी, मैंने ही तैयार की थी, उसमें कहाँ से ले लिया ये मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है। क्योंकि शब्द बनाने वाले कुछ का कुछ ले ही लेते हैं कहीं ना कहीं से। क्योंकि यहाँ जो हिंदी अंग्रेजी वाली शब्दावली थी इसमें तो शामिल नहीं किया था। खैर कहीं से लिया होगा, ब्रांचिंग होगा या तो वो। क्या था? विशाखन। विशाखन है क्या? विशाखन, हाँ। विशृंखल का तो दिया हुआ है, विशाखन तो सुना भी आज ही हमने तो। नहीं शब्द तो है बैरागी जी, लेकिन हाँ जी। चला नहीं था। पर कैसे इसको परीक्षा में ले आए हैं। विशृंखल तो है, सेपरेटेड, डिसऑर्गेनाइज्ड। कोई नहीं, आगे नेक्स्ट है प्रतिमा जी और फिर अनुभव। सर एसए की तैयारी कहाँ से करें, और सर डिक्शनरी के लिए कौन सी डिक्शनरी सबसे बेस्ट होगी? ऐसे के लिए तो देखिए आपकी जो गद्य परक जो चीज़ें होती हैं उनका आप लेखन का अभ्यास करें, अलग अलग विषय लेकर पढ़ें। देखिए ऐसे कोई एक दिन में तैयार नहीं होगा। मेरे पास बेटा कोई भी ऐसा शॉर्टकट नहीं है कि जो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कर लो तो वैसा हो जाएगा। नहीं सर, शॉर्टकट की बात नहीं है। बात ये है कि मतलब हम कैसे कहाँ से डाटा कलेक्ट करें, कैसे उसके बारे में सोचें, वो सर चीज समझ में नहीं आती। अब ये देखिए उसके लिए आप 2-3 टॉपिक लीजिए। दूसरे जो ये आपके सामने शब्द आते हैं उन शब्दों को आप लीजिए और उन पर सोचिए। एक छोटा सा शब्द लीजिए और सोचिए कि इस पर मैं कितना ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकता हूँ। मान लीजिए छोटा सा शब्द मैंने आपको दिया मोर। अब मोर पे आप क्या क्या लिख सकते हैं? तो ऐसे कोई छोटा सा शब्द लीजिए और उसको विस्तार करने की सोचिए कि मैं इस बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा क्या बता सकता। सर क्या ऐसे को अपने ही शब्दों में लिखने की कोशिश करनी चाहिए या कहीं से ऐसे पढ़ के ही जैसे कुछ अडॉप्ट कर लो, कुछ वहां से ले लो, कुछ वहां से ले लो, इस तरीके से? आप बाहर
बाहर से जो भी लेंगे वो अडॉप्ट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम अपना किसी बारे में कितनी जानकारी रख पाएंगे। कहीं जो निश्चित निर्धारित रूप में प्रतियोगिता दर्पण जैसी किताबें हैं जिनमें जो आते रहते हैं इस प्रकार के गद्य निबंध, उन सबको पढ़ते जाइए। पढ़ने से आपकी वोकेबुलरी बढ़ेगी, वाक्य निर्माण की प्रक्रिया बढ़ेगी, तो आप अच्छा एक्सप्रेशन कर सकेंगे। नहीं सर, जैसे हम ये कह रहे थे कि जैसे अगर खुद से लिखिए तो अपने वाक्यों का जो संरचना होती है, जो उसका शब्दों का जो प्रयोग होता है, वो उतना अच्छे लेवल का नहीं लगता है जितना बुक में पढ़ने के लिए उन जो बुक वाले शब्द रहते हैं, उनके वाक्य जो रहते हैं वो एकदम संश्लिष्ट टाइप के लगते हैं। उस तरीके से खुद के वाक्य एकदम सरल जैसे लगते हैं। नहीं तो वो क्यों? क्योंकि आपने उन शब्दों का अभ्यास नहीं किया। यदि आपने उन शब्दों का अभ्यास किया होता तो अब जैसे अभी आप बोले तो एक, अगर आप बुरा ना माने तो एक गलती बता दूं मैं आपकी। नहीं बिल्कुल सर, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। आपने शब्द इस्तेमाल किया सबसे बेस्ट। हाँ सर, वो गलती से बोल दिया। हाँ, आप ही नहीं बोल रही, हाँ सर। 90% लोग बोल रहे हैं। जब बेस्ट आपने कही दिया तो सबसे लगाने की क्या जरूरत। इसी प्रकार से जब आप शब्द चयन में अपनी, देखिए क्या होता है, भाषा दो स्तरों पर चल रही होती है। एक आम आदमी की भाषा चल रही होती है, एक प्रबुद्ध वर्ग की भाषा चल रही होती है। जब आप प्रबुद्ध वर्ग की भाषा का प्रयोग करेंगे तो अवश्यंभावी है कि आपका शब्द चयन, आपका वाक्य रचना अपने आप ही उच्च कोटि की होगी। अब देखिए यही चीज मुझे अगर 10वीं क्लास के बच्चे को समझानी तो मैं कहूँगा भैया देखो अपने शब्दों को ऐसा रखो कि शब्द अच्छे से अच्छे लाओ, अच्छा वाक्य बनाओ ताकि अक्षर को अच्छा लगे। लेकिन जब मैं आपसे करूँगा तो मैं एक प्रबुद्ध वर्ग के हिसाब से आप शब्द चयन की अपेक्षा रखूँगा कि आपका शब्द चयन। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या हुई, भाषा अर्जित चीज़ है। हम समाज से हम पढ़कर इसका अर्जन करते हैं, तो ये कोई फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि वहाँ जो लिखा था वो बहुत अच्छा लिखा था, मैं बिल्कुल वही का वही कॉपी मार दूँ। नहीं, आप इन शब्दों को लिखिए, भाव को लिखिए और अभिव्यक्ति में आप सशक्त बनाइए अभिव्यक्ति को। यस सर, थैंक यू सर। हाँ, डिक्शनरी कौन सी लें? डिक्शनरी बहुत अच्छी है, चैम्बर्स की डिक्शनरी बहुत अच्छी है। सॉरी सर, सुन नहीं पाए किस चीज की? चैम्बर्स की अच्छी है। इंदुजा अवस्थी और जो अवस्थी जी हैं, पति पत्नी दोनों ने मिलके इस शब्दकोश को तैयार किया है, सुरेश अवस्थी और इंदुजा अवस्थी। ओके सर, एक ही डिक्शनरी में आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। और बुल्के की तो है ही है, वो आप ले सकते हैं। और इसके अलावा फिर और अगर और भी उच्च कोटि की चाहिए तो वो भी है, लेकिन अभी उन पर उतना आप निवेश ना करें। इन दो से आपका अच्छा काम चल जाएगा। हाँ, एक और भी है, आप अंग्रेजी से अंग्रेजी डिक्शनरी जरूर लीजिए और जरूर इसका इस्तेमाल भी कीजिए। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो, नमस्ते सर। सर ये जो केंद्रीय प्रोविजंस हैं जो अपने इसके राजभाषा रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हमारे राजभाषा से संबंधित, तो सर इनका समस्या ये है कि जैसे राष्ट्रपति के आदेश 1960 वाले और ये 1963 और 76 संशोधित 1987 वाले, तो इसमें सर जैसे पढ़ तो लिए और दूसरा क्या है कि सरल भाषा में देख लिए। अब समस्या ये है कि जैसे पेपर में ना सामने लिखा होता है कि सो एंड सो प्रोविजन है, वो सर वो जो नंबरिंग वाला सिस्टम है ना, वो रटने वाला हिसाब थोड़ा सा कामयाब नहीं हो पाता है। तो नहीं सर, जैसे उसकी जो लैंग्वेज है वो टिपिकल लैंग्वेज तो रटी जा रही है सर, सिंपल लैंग्वेज में कहीं मिल सकते हैं? नहीं, सिंपल लैंग्वेज देखिए, अगर सिंपल लैंग्वेज में होती तो उसको प्रावधान सांविधिक प्रावधान क्यों कहते? जी जी नहीं सर, फिर भी थोड़ा सा मतलब हल्का सा थोड़ा सा सिंपलीफाइड सेंस में मिल जाते तो थोड़ा। आपकी समस्या मैं समझ सकता हूँ, ये समस्या हमारे सबके सामने भी आती है। जी सर, उसको उसी रूप में पढ़ना है और उसी रूप में रखना है जिस रूप में है, इसीलिए उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कहा गया है। और जहाँ जब ऐसी आ जाए तो उसको आप ऐसे लिखिए कि संविधान की धारा 300
341 के अनुसार जी ऐसा कहा गया है। आपने जी ये जी तो नहीं कहा है, आपने कहा जी, उसके अनुसार ये व्यवस्था दी गई ऐसा है, कहा गया है। जी ऐसा जी। कहा गया। और सर जो ये हमारी समितियां हैं, इसमें जैसे केंद्रीय हिंदी समिति या नगर वाली है, ये राजभाषा वाली है, ये जैसे समितियां हैं, तो इसमें मतलब एक तरह से कितनी सारी, ये 5 ही हैं या फिर जैसे और भी ज्यादा समितियां हैं, और इनका कार्यकाल जैसे किसी में 2 साल है, किसी में 4 साल है, तो वो कैसे डिफरेंशिएट होगा सर? ये तो एक बिल्कुल ही अलग चीज आ गई भैया। यहाँ पर एक ही बार में आपको सारा मैं ना दे पाऊंगा। जी जी, कोई नहीं सर, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। जी सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। हेलो जी सर, नमस्कार। नमस्कार। सर, आप जैसे रिजर्व बैंक से सेवानिवृत्त हुए हैं, हाँ तो मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा था सर कि वर्तमान में राजभाषा अधिकारी के लिए अगर हम रिजर्व बैंक और नाबार्ड को एक कंपेयर करें, तो आपके हिसाब से हमारे लिए करियर प्रोग्रेशन के हिसाब से कहाँ जाना बेहतर होगा दोनों में से? दोनों जगह बराबर है। अच्छा सर, कोई डिफरेंस सर दोनों में आपके हिसाब से, आपके अनुभव के आधार पर? ना पे में है ना बाकी प्रमोशन। मैंने कहा ना, ये बहुत ही छोटा कैडर है, जी सर जी। तो उस छोटे कैडर के हिसाब से जो आपको मैक्सिमम मिल सकेगा अवश्य मिलेगा। जी सर जी जी। अब शुरू में ही कह दें तो क्या, अब कैसे कह दें? अब क्योंकि ग्रेड बी में जो लगते हैं रिजर्व बैंक में, उनमें से दो लोग ऐसे होते हैं जो डिप्टी गवर्नर तक पहुंचते हैं। जी सर। अब लगे तो 150-200 थे ना एक साथ। स्ट्रेंथ वाइज सर थोड़ा यहाँ अपने रिजर्व बैंक में कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ ज्यादा है लोगों की भाई नाबार्ड के मुकाबले। वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रमोशन के चैनल दोनों जगह बराबर ही हैं और दोनों जगह लगभग बराबर ही स्थिति पर चलते भी हैं। जी सर ठीक है, धन्यवाद सर। सर मेरा एक और प्रश्न है कि सर आरबीआई का जो राजभाषा अधिकारी का जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो 2015 के बाद इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते भैया। वो भाई 15 तक ऑफलाइन होते थे इसलिए है, उसके बाद में ऑनलाइन हो गए, वो ऑनलाइन देते नहीं है। लेकिन उनको पता होना चाहिए ना सर कि 15 तक ही क्यों डाले, उसके बाद में क्या हो गया, उठ गए वो। उनके हाथ से निकल गया ना। देने को तो दे सकते हैं बट बैंक वाले देते नहीं है। आईबीपीएस वाले किसी का भी नहीं देते हैं पेपर। एसएससी का लो आप, 10 साल का ले लो चाहे। तो बैरागी जी खत्म किया जाए। हाँ सर बिल्कुल, और तो अगली क्लास में देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सबका कि बहुत बहुत धन्यवाद बैरागी जी। थैंक यू सर। आपकी जो एक समूह बनाया है इन्होंने, उसमें मैं आप सबसे जो यहाँ पर शामिल हैं हमारे साथी, उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि इस समूह को थोड़ा सा स्वच्छ रखिएगा और इसमें आप अपनी जो जानकारी लेना चाहें या जो जानकारी देना चाहें उसको स्पष्ट रूप में बताने का प्रयास करिए। और जो मतलब आपस में जो कोई अगर कोई बहुत अच्छी चीज़ है जिसको आप शेयर कर रहे हैं, सभी के उपयोग की हो तो अवश्य शेयर कीजिएगा। और बाकी भाई पिछली बार की तरह झगड़े वगड़े मत कीजिएगा। वो तो होना ही है सर। नहीं ऐसा नहीं, वो ना करें। हमारा ये वो शायद अभी तैयारी कर रहे हैं युद्ध की, अभी आए नहीं है वो लोग, आएंगे कुछ दिनों में। तो भीड़ हो जाएगी तब तक। बहुत बहुत धन्यवाद बैरागी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद तो आप ही लोगों का है, आप ही लोगों की वजह से है ये सब कुछ। हाँ और क्या। ठीक है सर जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा ठीक। ओ
ओके सर, गुड नाइट।